नमस्कार दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन को पढ़ रहे थे। इसमें टॉपिक है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। इसमें प्रश्न दिया है, यहाँ पे बताना है कि उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो कब आया था? तो 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो हो जाएगा 1956। आगे है इसमें, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पाणिक्कर में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? हो जाएगा 1972 में। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1953 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, तो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। अगला है इसमें, इसी में है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था और भारतीय संघीय व्यवस्था अर्थात दोनों देशों में संघ और उसकी इकाइयों के बीच अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है, और यदि संघ और उसकी इकाइयों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से किस बात में भिन्न है कि भारत में इकहरी नागरिक है? भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी केंद्र व राज्य नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद बल देता है, तो ये राष्ट्र की एकता पर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहाँ के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो ये हो जाएगा भारत, डी सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 368 में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। अगला है, भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है, किसने कहा है? तो ये हो जाएगा केसी वियर पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। उसने लिखा है, भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो परिसंघकल्प है। यह एकीक राज्य है जिसमें कुछ अनुषंगी परिसंघीय लक्षण हैं। यह अनुषंगी एकीक लक्षण वाला
परिसंघीय राज्य नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा बनाने का एक कारण यह था, तो क्या हो जाएगा, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा और भिन्नता के आधार पर स्वीकारा गया। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का प्रमुख कारण यह था कि इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता सर्वाधिक है। भारत का संविधान मुख्यतः संघात्मक है क्योंकि इसमें संघ सरकार के प्रायः सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान लिखित, सर्वोच्च, निश्चित एवं स्पष्ट है। बहुत से मामलों में यह अपरिवर्तनशील है। अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा केसी व्हीयर को। केसी व्हीयर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। केसी व्हीयर ने के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों के सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है, तो इसमें अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। देश की अंतिम सत्ता व संसद में निहित है, ये नहीं है। इसमें आपका ए सही हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। आगे है, उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना और 1949 को संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, इसमें क्या सम्मिलित है, तो इसमें हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। इसमें आपका सभी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। संविधान द्वारा विहित राजनीतिक संरचना परिसंघीय है। इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया है। अनुच्छेद 1(1) में 1(1) और वर्तमान में संघ के सदस्य 29 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध इत्यादि के लिए तंत्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यिक विवादों की जांच के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया गया है, इसलिए वर्तमान में कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 को दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव को मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो हो जाएगा संविधान द्वारा। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है, जिसके लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता को ही सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, क्योंकि वही संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकार विभाजन का आधार होता है। आगे है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा संविधान संशोधन द्वारा।
संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता होती है। परिसंघीय राज्य का जन्म ही संविधान से होता है, वैसे ही जैसे कि निगम की उत्पत्ति उसके सृजनकर्ता अधिनियम से होती है। संविधान सरकार के सभी अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। उसके स्वरूप, संगठन और शक्तियों से संबंधित सभी उपबंध संविधान में ही निहित होते हैं। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? तो हो जाएगा केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध। आगे इसमें संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न है: द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन में पाया जाता है, इसमें हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता, शक्तियों का विभाजन तथा न्यायपालिका का प्राधिकार संघात्मक प्रशासन का आवश्यक तत्व है। अगला है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ये हो जाएगा एकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अलावा निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं: सशक्त केंद्र राज्य अनस्वर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, जबकि अन्य विकल्प संघीय लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह है भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीयकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। इसके होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में ही एकात्मक के प्रबल तत्व उपस्थित हैं। अगला है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। क्या हो जाएगा इसमें? संसद के दोनों सदनों में, सी सही हो जाएगा। लोकसभा संसद का प्रथम व निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जबकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 81 के 1 के अनुसार लोकसभा की संरचना में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अनधिक सदस्य और संघ तथा राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक, क्या है 20 से अधिक है, यहाँ पे भी अधिक था, 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राज्यसभा को 250 सदस्य होंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें हो जाएगा 250 सदस्य होंगे, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और शेष 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जिसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली से 3 सदस्य तथा पांडिचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है। अगला प्रश्न है,
संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा न्यायपालिका। संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय पर केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका द्वारा संविधान विरुद्ध बनाए गए हों। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ध्यातव्य है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। अगला है निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो ये हो जाएगा एकल कार्यपालिका। आगे इसमें है एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक आधारभूत तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था है। इस प्रणाली के अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता, वह राज्य का अधिपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इसमें हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी। इसमें सभी में क्या क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। इसमें आपका डी सही हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत देश की कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, लेकिन यह व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो यह हो जाएगा कनाडा से। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद आदि सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला है प्रश्न नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्राकृतिक संघीय है और कारण आर है यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें हो जाएगा ए बी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है क्योंकि संघ की इकाइयों में मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में विशेष परिस्थितियों में शक्ति के केंद्रीकरण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है इसमें भारतीय संघ के से स्वतंत्र होने की मांग पृथक राज्य की मांग तथा पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित है। संबंधित मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है तथा दिल्ली व पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध।
24 मार्च 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसमें V. शिवरामन और S.R. सेन 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 247 सिफारिशें अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो यह हो जाएगा भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित हैं। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूचित 7 के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को तथा राज्य सूची 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची 52 विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 245 तथा 246। आगे है अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की राज्य क्षेत्रीय सीमाएं अंकित करता है तथा अनुच्छेद 246 यह परिनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ये हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। इसे विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित या उल्लिखित किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसमें है 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्त समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों या समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार हैं। शीतलवाड़ समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-69, राजमन्नार समिति 22 दिसंबर 1969, सरकारिया आयोग 24 मार्च 1983, एम पुंछी आयोग 27 अप्रैल 2007। अगला प्रश्न है,
सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। इसमें हो जाएगा संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों का वास्तविक अध्ययन और पुनर्विलोकन करने के लिए 1983 में उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग अन्य A.V. शिवारामन तथा S.R. सेन की स्थापना की। सरकारिया आयोग ने अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। इसने योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच समन्वय पर बल दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? इसमें अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। अवकाश प्राप्त राज्यों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। इसमें है केंद्र राज्य संबंधों का वास्तविक अध्ययन तथा पुनर्विलोकन करने के लिए 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के संदर्भ में निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसकी राजनीतिक में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल में अतीत में। अगला है इसमें राज्यपाल के 5 वर्ष कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो ये हो जाएगा राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट और आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। इसमें आपका तीनों सही है, तो ये ए वाला सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन तथा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? ये हो जाएगा राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग। इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन में है। आगे है राजमन्नार समिति तथा सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य के संबंध के परिप्रेक्ष्य में किया गया, लेकिन तारकुंडे समिति का गठन चुनाव सुधारों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। अगला प्रश्न है, राजमन्नार समिति का सुझाव था कि ए है वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, बी है राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। इसमें हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सत्य है। दिसंबर 1969 में तमिलनाडु की DMK सरकार ने श्री PV राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, PC चंद्रा रेड्डी की एक समिति बनाई। इस समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग अस्थायी रूप से अस्थायी किया जाए तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक वितरण हो, ताकि उन्हें केंद्र पर कम से कम निर्भर
रहना पड़े तथा इस समिति ने कहा कि वित्त आयोग को अस्थायी रूप से स्थापित किया जाए। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। इसमें हो जाएगा आपका संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए तंत्र विन्यास पर। इसमें आपका चारों सही है, तो इसमें आपका डी वाला सही हो गया सभी। इसमें है सरकार राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, परंतु सभी राज्यों की सरकार का स्वरूप एक समान नहीं होता। सरकार के स्वरूप का चयन देश की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यही कारण है कि किसी देश की सरकार एकात्मक और किसी की संघात्मक होती है। एकात्मक प्रणाली में संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है और संघात्मक प्रणाली में संपूर्ण शक्ति केंद्र या राज्यों के बीच विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। इसमें है व्याख्या, इसमें देख लेते हैं, संघ और राज्य की सहमति से संशोधित होने वाले प्रावधान। इस प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। इसके पश्चात यह पारित संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। भारत के कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया गया विधेयक पारित माना जाएगा। राज्यों के अनुमोदित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के पश्चात यह संशोधन मान्य होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व है। इसमें हो जाएगा राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता और क्षेत्रीय दलों का उदय। इसमें आपका डी सही हो जाएगा, चारों सही है। राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए निम्न कारक उत्तरदायित्व है: दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच में वितरित होता है? तो इसमें हो जाएगा कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। इसमें डी सही हो जाएगा। व्याख्या, इसमें संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड 1 में वर्णित है कि कृषि से भिन्न आय पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। इसमें हो जाएगा भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ को कर लगाने का आत्यंतिक अधिकार है।
और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का आत्यंतिक अधिकार है। समवर्ती सूची में केवल कुछ ही करों का उपबंध है। ध्यातव्य है कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य उद्गृहित करके अपने पास रखते हैं, जबकि संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे कुछ कर पूर्णतः या अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। अगला है, इसी में अनुच्छेद 254 में व्यवस्था है कि सूचियों के विषय में विधान बनाने में केंद्र राज्य में यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है? तो हो जाएगा केंद्र को। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को प्राप्त है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। पहला है संघ सूची। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के 98 विषय या मत हैं जिन पर संघ को विधि बनाने का अन्यन शक्ति है। ख है राज्य सूची। इस सूची में 61 विषय हैं जिन पर विधान बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। तीसरा है समवर्ती सूची। इस सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के 52 विषय सम्मिलित हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होती है। अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। इसमें ए सही हो जाएगा। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता है जो कुछ असमानता है। जहां भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति राज्यों में निहित है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इस असमानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना आदि। अतः उपरोक्त विकल्प में केवल ए सही है। अगला प्रश्न है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो हो जाएगा नहीं, बी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 292 व 293 में केंद्र व राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता। अगला है, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलित पर अपनी संस्तुति देता था। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति R.S. सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। अगला टॉपिक है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसमें प्रश्न है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष
लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो यह हो जाएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण याचिका या रिट के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्धन में वकील रहा हो। तो यह हो जाएगा 10। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तब तक नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में अधिवक्ता न रहा हो। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यकता होती है। यह हो जाएगा 5 वर्ष। इसमें है, किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये हो जाएगा फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी मीरा साहिबा फातिमा बीबी पूरा नाम है थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। यह हो जाएगा जस्टिन टी.एस. ठाकुर। प्रश्नकाल के समय जस्टिन टी.एस. ठाकुर को भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शपथ अरविंद बोबडे हैं। अगला है, नवसृजित उच्च न्यायालय है। तो यह हो जाएगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। तो यह हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें है, न्यायालय और स्वीकृत जजों की संख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इन तीनों में देखना है। तो पहले है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की संख्या है। भारत की सुप्रीम कोर्ट में 34 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में 15। अतः स्पष्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। अगला है, जिला प्रशासन। ये टॉपिक है, अगला टॉपिक है जिला प्रशासन। इसमें प्रश्न है, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये हो जाएगा तहसीलदार। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी लेखपाल का मुख्य कार्य होता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। पटवारियों के लिए कार्य की देखभाल के लिए
उप जिला अधिकारी होता है और उसके अधीन तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार के दफ्तर कार्यालय में जमीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भू अभिलेख रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो हो जाएगा पटवारी। भू अभिलेख रिकॉर्ड के रख रखाव की जिम्मेदारी पटवारी नामक कर्मचारी की होती है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किसमें अपील कर सकता है? तो इसमें हो जाएगा उच्च न्यायालय। यदि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को निर्णयों के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमों में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या इससे अधिक रकम या इतने मूल्य की संपत्ति का मामला हो। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायालयों में अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिए सजा दी गई हो। अगला है, जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो ये हो जाएगा डीएम। जिला प्रशासन का मुखिया जिला अधिकारी होता है जिसे जिला अधिकारी या डीएम भी कहते हैं। अगला है, जिला अधिकारी होता है तो क्या होता है? जिला अधिकारी इसमें भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जिसे IAS कहते हैं। आगे है, जिला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने किया था। जिले का स्पष्ट रूप से प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में किया जाने लगा। जिला अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन 4 रूपों में करता है। 4 रूपों में करना है। कलेक्टर राजस्व संग्रह विकास अधिकारी के रूप में, जिला अधिकारी के रूप में और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है। तो ये हो जाएगा जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। जिला अधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पहले, जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। जिला में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमिगत व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। तो ये हो जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। अगला प्रश्न है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। तो ये हो जाएगा जिला विद्यालय निरीक्षक। जिले के माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। तो ये हो जाएगा जिला न्यायाधीश। इसमें है अगला प्रश्न है यहाँ से, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया
था। तो ये हो जाएगा 1772 में। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद वर्ष 1772 में सृजित किया गया था। अगला है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है। इसमें हो जाएगा जिलाधिकारी। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य जिलाधिकारी करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो ये हो जाएगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थापक करिश्मा कहा है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने। भारत में जिला कलेक्टर का पद 1772 में वारेन हेस्टिंग ने सृजित किया था। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है इनमें से कोई नहीं। इसमें देख लेते हैं, अनुच्छेद 323 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अतः उपरोक्त किसी भी अनुच्छेद में जिला शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगला टॉपिक है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इसमें है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें देख लेते हैं, इसमें स्टार लगा, इसमें पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 बी के तहत शामिल किया गया है। ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। आगे है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है? तो यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में सरकार को सौंप दी। इसमें समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। इसकी सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज के 3 स्तर निम्न हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ये हो जाएगा पंचायत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पालिका के गठन, संरचना, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 अ में ग्राम सभा के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था ग्राम पंचायत होती है। अगला है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर क्रमशः ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर सरपंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद समिति गठित किए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो यह हो जाएगा 1992 में 73वें संविधान संशोधन में। 24 अप्रैल
1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। पंचायती राज को संविधान की अनुसूची 11 तथा भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से ड़ में स्थान दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? ये हो जाएगा 50%। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या का 1/3 सीट आरक्षित किया गया था। 27 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 50% करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई। अगला है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? यह हो जाएगा नगर परिषद। भारत में ग्राम स्वशासन की दिशा में अनुपालन हेतु वर्ष 1992 में भारतीय संविधान के 73वां संशोधन किया गया। भारत में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में नगर परिषद को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? ये हो जाएगा 25वीं। वर्ष 2018 में पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाई गई है। सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है तो पंचायती राज निकायों में। संविधान के 73वें व 74वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की है कि उसके नियमित चुनाव होंगे तथा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। पंचायतों को 11वीं व 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करने की पूर्ण शक्ति होगी। 11वीं व 12वीं अनुसूची में क्रमशः 29 व 18 विषय हैं। लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आगे है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? ये हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? ये हो जाएगा नागौर। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में राजस्थान राज्य द्वारा अपनाया गया था। आंध्र प्रदेश पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया। अगला है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ये हो जाएगा नागालैंड। भारत के जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम
पंचायत राज प्रणाली लागू नहीं है। पंचायती राज को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी के तहत संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधान शामिल है। यह संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 तक शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GV राव समिति एवं 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया। अगला है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया, जिसने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा स्थानीय प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम, खंड तथा जिला का सुझाव दिया। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यह हो जाएगा 2/3। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए ग्राम सभा में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा जाता है और विश्वास प्रस्ताव एवं वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तावित होगा। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? यह हो जाएगा ग्राम सहकारी संस्था। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वर्गीकृत किया गया है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली के अंग हैं। अगला है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। यह हो जाएगा 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि यह जमीनी स्तर से राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है। यह दिन संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ से दूसरा अध्याय हो जाता है सामान्य विज्ञान। इसे मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।